फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्वालिटी एंड फैक्ट्स। दोस्तों, कल आपका पेपर हो गया। आई होप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीट थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। कुछ डायरेक्ट थे, कुछ इनडायरेक्ट थे। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन थे जिसे कि आप वन लाइनर से इजीली कर सकते थे। कुछ इसमें आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे जिसके लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए थे। और इस बार जो एनटीए ने अपना पैटर्न चेंज किया है, जिसमें मुझे बताया गया है कि ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन से थे और 10 क्वेश्चन उसमें पैराग्राफ से आपको निकालने थे। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं और डीप नॉलेज पर वो आधारित होते हैं। तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि एनटीए नेट का क्या पैटर्न है और किस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस बार मैंने पेपर नहीं दिया। लास्ट ईयर काफ़ी लोगों ने बोला था कि आप सीट खा गए, तो आप लोगों की एक सीट मैंने बचा ली है। तो ऑल द बेस्ट सभी के लिए। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पेपर को आपके सामने एज इट इज़ डिस्कस करने वाला हूँ, जैसा कि ये सुभाष गढ़वाल जी ने डाला है। तो ये सुभाष गढ़वाल जी का मैं यहाँ पे धन्यवादी हूँ कि जिन्होंने इतने क्वेश्चन को रिमेंबर किया और हमारे सामने लाया है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अरस्तु से क्वेश्चन आया था कि अरस्तु ने राज्य का कौन सा कार्य नहीं बताया है। ठीक है, तो सिटी स्टेट का काम क्या होता था अरस्तु के अनुसार, वो आपको देखना था और कौन सा नहीं था। तो यहाँ पे मेरे पास सारे ऑप्शन नहीं हैं, क्योंकि आपको उसमें से 3 ऑप्शन ऐसे दिए हैं जो उन्होंने काम बताए हैं और एक कार्य ऐसा था जो नहीं था। तो जब तक क्वेश्चन पेपर नहीं आ जाता तब तक इसको तो डिस्कस हम नहीं कर पाएंगे। मैकियावेली का आदर्श शासन रूप कौन सा था? आदर्श मॉडल, उनका जो शासन का तंत्र था वो राजतंत्र को अपना मॉडर्न मॉडल मानते थे, आदर्श मानते थे। राजतंत्र में भी कौन सा? चुना हुआ राजतंत्र, यानी जो आपका राजा होगा वो लोगों द्वारा चुना हुआ होगा। तो जहाँ पे राजा लोगों द्वारा चुना जाता है वो होता है रिपब्लिक। तो आई होप इसका करेक्ट आंसर रिपब्लिक होना चाहिए था ऑप्शन में। अगर होगा तो रिपब्लिक इसका करेक्ट आंसर है। राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये इंडिविजुअलिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, उदारवाद भी बोल सकते हैं, क्लासिकल उदारवाद। तो इसके अंदर जो ऑप्शन थे जेएस मिल, जेम्स मिल, बेंथम और थॉमस पेन। तो देखिए दोस्तों, जेएस मिल, जेम्स मिल और बेंथम, ये तीनों उपयोगितावाद से जुड़े हैं। तो इन्होंने आवश्यक बुराई तो नहीं बोला है, इन्होंने बोला है राज्य आवश्यक है क्योंकि वो उपयोगी है, क्योंकि वो उपयोगितावाद के आधार पे उसका समर्थन करते हैं। तो ये तीनों इसमें से नहीं होंगे। थॉमस पेन इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने लॉक का समर्थन किया था, प्राकृतिक अधिकारों का भी, और ये इंडिविजुअलिज्म के बहुत बड़े प्रवक्ता रहे हैं। प्लेटो का दूसरा आदर्श राज्य स्वयं प्लेटो का आदर्श राज्य है, किसने कहा? तो दोस्तों ये क्वेश्चन, इसमें से कुछ 4-5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि खुद मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो इस तरीके के क्वेश्चन आई डोंट नो किसने कहा होगा। महिला, कौन महिला समर्थक नहीं रहे? अब महिला समर्थक कौन नहीं रहे? लाइक आप तिलक का देख सकते हैं। अब ऑप्शन से हमें छांटने पड़ेंगे क्योंकि 3 महिला समर्थक उनमें से रहे हैं और एक उनमें से नहीं रहा होगा। तो ये जब तक हमारे सामने पूरे ऑप्शन नहीं आते तब तक डिस्कस नहीं कर पाएंगे। मार्क्स की जो रचनाएं थी उनको आपको सही क्रम में लगाना था। तो बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था, एक ट्रिक भी मैंने इसकी बनाई थी। तो ये तो आपका अच्छा हो गया होगा। सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या अंतर है? सत्याग्रह मीन्स सत्य के लिए आग्रह करना, ठीक है, और सत्याग्रह में आप क्या है, सत्य के आधार पे चलेंगे। आप किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे, ना मन से, ना ही कर्म से, ना ही वचन से, ठीक है, तीनों प्रकार से। लेकिन जो निष्क्रिय प्रतिरोध है, जो कि तिलक ने दिया था, अरविंदो घोष ने दिया था, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आप प्रतिरोध करोगे, मन से आप प्रतिरोध करोगे, आप टैक्स नहीं दोगे, बहुत कुछ, मतलब सत्याग्रह और इसमें अंतर है। अब ये ऑप्शन से हमें पता लगेगा, उसमें से रूल आउट हमने करना है कि कौन सा नहीं था। अगानासुत क्या है? अब देखिए, फर्स्ट जो मेरी पीडीएफ थी उसके अंदर अगनासुत क्या दिया है, ये बौद्ध धर्म का एक पवित्र जो ग्रंथ है दीघा निकाय, उसका ये एक
शुद्ध है। अब ऑप्शन में क्या था, आई डोंट नो। फतवा ए जहांदारी में बर्नी ने क्या बताया? फतवा ए जहांदारी ये राजा से रिलेटेड इन्होंने कुछ इसमें बताया है, तो ये ऑप्शन से आपको पता लगेगा। पंडिता रमाबाई के विचार बताए। अब ये नारीवादी भी थी, इन्होंने दलित महिलाओं के उत्थान के लिए भी काम किया है, इन्होंने उच्च जाति की महिलाओं के लिए, हाई कास्ट हिंदू विमेन के उत्थान के लिए काम किया है। तो इनके विचार तो ऑप्शन से ही हम बता पाएंगे जब क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आएगा। तिलक का निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है? बहुत ही सिंपल है। तिलक का निष्क्रिय प्रतिरोध यानी आप अगर सक्रिय रूप से प्रतिरोध किसी का नहीं कर सकते हैं, लाइक उनके खिलाफ डायरेक्ट आप लड़ाई नहीं कर सकते हैं, तो उनसे क्या है, माल लेना बंद कर दो, उनकी आज्ञा का पालन करना बंद कर दो। इस तरीके से उनका निष्क्रिय प्रतिरोध था। ठीक है, जब हम उनका माल ही नहीं खरीदेंगे तिलक के अनुसार, जब हम अंग्रेजों का कच्चा माल या पक्का माल जो प्रोडक्ट्स वो लाते थे हम नहीं खरीदेंगे, तो अंग्रेजों को देश छोड़ना पड़ेगा, तो वो है निष्क्रिय प्रतिरोध। रविंद्रनाथ टैगोर की रचना गीतांजलि साधना की विषय वस्तु क्या है? तो ये इन्होंने जो गीतांजलि लिखी थी, इन्होंने ये प्रेज करने के लिए लिखी थी जो उस टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन था, और इसमें बहुत सी अलग अलग बातें थी। अब ये ऑप्शन से ही देखना पड़ेगा उसमें ऑप्शन क्या इन्होंने दिया था। रामास्वामी नायकर ने सर्वप्रथम किस पार्टी में ये सम्मिलित हुए? तो दोस्तों ये जो राजगोपालाचारी थे, जो कि हमारे फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, तो इन्होंने पेरियार को सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस में जोड़ा था। ये आई थिंक 1919-20 की ये बात है। उसके बाद 1924 के बाद इन्होंने क्या है, जस्टिस पार्टी के साथ क्या है, उनका साथ देना इन्होंने शुरू किया। वाइकोम सत्याग्रह हुआ, तो फर्स्ट जो इनकी पार्टी थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इसके अलावा कोई और पार्टी होगी इंडियन नेशनल कांग्रेस या जस्टिस पार्टी, तो वो देखना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस ही थी। एम.एन. रॉय के मार्क्सवादी विचार क्या है? तो ये ऑप्शन से आपको देखना पड़ेगा। एम.एन. जो रॉय थे, उन्होंने मार्क्सवाद की बहुत जगह पे आलोचना की, आर्थिक नियतिवाद की आलोचना की, और इन्होंने जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है उसकी भी इन्होंने आलोचना की। इन्होंने बहुत से कुछ ऐसे विचार हैं, मार्क्सवादी विचार, जिनकी आलोचना की, और बहुत से ऐसे विचार हैं जिनका इन्होंने समर्थन किया। तो ये क्वेश्चन पेपर से ही पता लग पाएगा। किसने पंचायत राज संस्थाओं को नकारा? अब ये ऑप्शन में कौन था, आई डोंट नो। किसने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति कहा? तो ये लेटेस्ट अभी न्यूज़ में था। अमित शाह ने भी अपनी एक स्पीच में कहा था कि अगर सावरकर नहीं होते तो कौन कहता कि हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। तो इस तरीके से ये वीर सावरकर। हिंदुत्व शब्द को किसने गढ़ा? हु इज हिंदू? हिंदुत्व शब्द को भी वी.डी. सावरकर ने गढ़ा। किस देश का अलिखित संविधान है? अब ऑप्शन में लोग बोल रहे थे उसमें स्पेन था, न्यूजीलैंड था, फ्रांस था, इस तरीके से था। ब्रिटेन उसमें नहीं था, दैट्स मीन न्यूजीलैंड इसका करेक्ट आंसर होना था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का पारित हुआ। तो ये जो मैंने मॉक टेस्ट आपके लिए बनाए थे उसके अंदर ये क्वेश्चन रखा था, तो इसका करेक्ट आंसर था जुलाई 2019। अब ऑप्शन में अगर एग्जैक्ट डेट पूछी थी तो उस तरीके से वो देखना पड़ेगा कि क्या था। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, स्थायी समितियाँ ये कब बनी? तो इसको भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में कम से कम 10 बार इसको मैंने आपके सामने रिपीट किया है कि किसकी सिफारिश पे प्राक्कलन समिति बनी, लोक लेखा समिति बनी, किसके अंदर जॉइंट होती है, कौन सी सिंगल आपकी एक सदन की होती है। IMF के बारे में आपको यहाँ पे बताना था कौन सा कथन सही है, तो IMF के बारे में वो आपको रूल आउट वहाँ पे करना था। अब पता नहीं उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन थे। ICC के बारे में सत्य कथन बताए, तो इसमें ये है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो ICC UNO का भाग नहीं है। अब इसके अंदर क्या ऑप्शन थे वो मुझे नहीं पता। कौन सा लोकतंत्र शासन का प्रकार है? तो ऑप्शन से ही पता लग पाएगा कि क्या ऑप्शन दिए थे। सर्वसत्तावादी शासन की विशेषताएं क्या होती है? तो ऑप्शन में आपको पता लग गया होगा। ये बहुत ही बेसिक और लॉजिकल क्वेश्चन है, तो ये डेफिनेटली आप सभी लोगों के सही हुए होंगे। न्यायिक सक्रियता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा,
कि किस अनुच्छेद में है, लेकिन काफ़ी लोगों ने इसके बारे में कमेंट किया है। तो आप लोग भी कमेंट कीजिए कि ये न्यायिक जो सक्रियता है किस अनुच्छेद से ली गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता का सही क्रम लिखिए। 2018 को जो पेपर हुआ था उस दौरान मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। इसका एक फॉर्मूला आपके सामने बनाया था कि किस तरीके से आपने उसको याद रखना है, तो उसका फॉर्मूला मैं पहले ही अपलोड कर चुका था। अब किसी को भी अगर वो फॉर्मूला याद है तो प्लीज़ कमेंट में उसको लिख लीजिए। कौन सी शक्ति राज्यसभा की विशिष्ट शक्ति है? अब शक्तियां देखनी पड़ेगी कौन कौन सी ऑप्शन में दी थी। एक तो 312 से रिलेटेड हो गई आपकी, 249 से रिलेटेड हो गई, 315 से रिलेटेड हो गई। यानी एक तो आपका जो अखिल भारतीय जो हमारी सेवाएं हैं नई लॉन्च करना, या फिर ऐसे अधिकार जो राज्यों के हैं उसको केंद्र सूची में शामिल करना, इस तरीके की तो देखना पड़ेगा ऑप्शन में कौन कौन से उसमें दिए थे। उत्तर आधुनिक लेखक कौन है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब उत्तर आधुनिक लेखक 4-5 लेखक जो मैंने आपको हमेशा मैं अपनी वीडियोस में बताता था, जिसमें लोटार्ड हो गए, डेरिडा हो गए, फूको हो गए, उस तरीके से आपको देखना था उसमें से कौन सा नहीं था। ठीक है, कौन सा था। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष ये तो बच्चा बच्चा बता देगा कि अध्यक्ष मीन्स चेयरमैन। तो चेयरमैन तो प्रधानमंत्री होता है, तो तब से लेके 2014 से लेके अभी तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो डेफिनेटली ये प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रथम अध्यक्ष थे। अंतरराष्ट्रीय राजनीति से संबंधित क्वेश्चन भी आए थे। किसने मॉर्गेंथ्यू के 6 अंतरराष्ट्रीय विचारों को अपने नारीवादी विचारों में सम्मिलित किया? अब नारीवादी विचारक आपको देखना था कौन थी। हन्ना आरेंट ने किया, या फिर उसमें कौन कौन सी ऐसे नारीवादी विचारक थे, तो उसी से इसको बताया जा सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की विशेषताएं क्या है? तो ये भी एक करंट का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था। हालांकि इससे पहले इस तरीके के करंट क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, अब ये थोड़ा सा बदलाव किया है यूजीसी ने। अल्पतंत्र का लौह सिद्धांत, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की किसने दिया? तो ये रॉबर्ट मिशेल्स ने दिया है। अल्पतंत्र क्या है? ओलिगार्की क्या है? ओलिगार्की यानी अल्पतंत्र जिसके अंदर थोड़े से लोग होंगे। लाइक अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करें, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, तो अल्पतंत्र कौन है? मोदी, अमित शाह, राजनाथ, इस तरीके से इनको क्या अल्पतंत्र बोला जाता था। इंदिरा गांधी के टाइम में जाए अगर हम, तो उस टाइम क्या होता था, किचन कैबिनेट होती थी, तो उसमें भी 3-4 ऐसे होते थे जिन्हें अल्पतंत्र बोला जाता था। तो बेसिकली अल्पतंत्र एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो क्या है, संख्या में थोड़े होते हैं और पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर वो कंट्रोल अपना करते हैं। लोक प्रशासन की पुस्तकों का मिलान करना था, कौन सी किसने दी? तो ये पुस्तकें जब हमारे सामने होगी तभी कर पाएंगे। राष्ट्रपति के कार्यकाल से रिलेटेड इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूले में मैंने अपलोड किए थे, तो वो आपने देखे होंगे, आपको ज़रूर उससे फ़ायदा हुआ होगा। कांग्रेस सिंडिकेट में कौन शामिल नहीं था? ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है। एक बार ये यूपीएससी में आया था और 2 बार ये नेट में रिपीट हो चुका है। तो मोरारजी देसाई, निजिल लप्पा, इस तरीके का कामराज ये सिंडिकेट के मेंबर थे। इसके अलावा जो बचा वो नहीं था। अब कौन था वो चौथा, वो आप लोगों ने देख लेना है। पंचशील गुजराल सिद्धांत, भारत रूस मैत्री संधि का सही क्रम बहुत सिंपल है। पंचशील 1954 में आया, गुजराल सिद्धांत जो है 1997 में, रूस मैत्री संधि 1971 में हुई है। तो उस तरीके से आपको इसका सही क्रम बताना था। शिमला समझौता जो कि 1971 में हुआ है, लाहौर समझौता, श्रीलंका समझौता, इसका मिलान करना था कि उसमें कौन कौन सी बातें उभर के आई, इस तरीके का होगा, या फिर डेट्स पूछी होगी तो वो मिलान यहाँ पे करना था। जेपी नारायण ने कौन सी पार्टी बनाई? तो जेपी नारायण ने सबसे पहले कांग्रेस के अंदर समाजवादी पार्टी बनाई, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। ठीक है। भारत में किन देशों में शांतिकालीन सेनाएं भेजी? अब शांतिकालीन सेनाएं जो शांति सेना कहा जाता है, बेसिकली वो राजीव गांधी ने भेजी थी श्रीलंका के लिए। अब इसके अलावा कोई और भी ऑप्शन है तो वो हमें देखने पड़ेंगे अगर श्रीलंका के अलावा कोई और होगा। संगठन में संघर्ष प्रबंधन क्या है?
अब संगठन का जो संघर्ष प्रबंध सिद्धांत है वो मैरी पार्कर फॉलेट ने दिया है, MP फॉलेट ने। आई होप ये क्वेश्चन वहीं से आया है। तो क्या है वो ऑप्शन से आप लोगों ने निकाल लिया होगा कि कौन सा उसका सही आंसर था। NGO का उदाहरण बताइए कि NGO इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन से ही आपको उसको आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। ऑल इंडिया महिला कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में की गई थी। ठीक है। नागरिक समाज की अवधारणा किस विचारक से रिलेटेड है। विचारक कौन कौन से थे आई डोंट नो, लेकिन नागरिक समाज की अवधारणा सबसे पहले दी थी आपका ये जो विचारक इससे जुड़े हैं, TH ग्रीन ने भी सिविल सोसाइटी की बात की है, हीगल ने भी सिविल सोसाइटी की बात की है, फुकुयामा ने भी सिविल सोसाइटी की बात की है, लेकिन जो मोस्ट प्रोमिनेंट थिंकर है सिविल सोसाइटी से रिलेटेड वो है ग्रामशी। अब ऑप्शन में कौन था उस तरीके से आपने टिक कर लिया होगा। कौन रूढ़िवादी विचारक है। अब रूढ़िवादी विचारक बहुत सारे हैं, उसमें आपके एक तो रूढ़िवाद के जनक बर्क है, एडमंड बर्क है, या फिर आप नव रूढ़िवादी विचारक फुकुयामा की बात करें तो बहुत से विचारक ऐसे हैं जो रूढ़िवाद से जुड़े हैं। अब उनमें से आपको देखना था कि कौन सा ऑप्शन सही था। वर्तमान में कार्य करते हुए भविष्य का ध्यान रखना किस विचारधारा से रिलेटेड है। आप इसको तो देखना पड़ेगा ऑप्शन में ही। यूरोपीय संघ की शक्तिशाली संस्था आई थिंक पार्लियामेंट है। सामूहिक सुरक्षा समुदाय निवारण का मिलान। तो ये क्वेश्चन भी पहले कई बार रिपीट हो चुका है। सामूहिक सुरक्षा का उदाहरण लाइक UNO हो गया, सुरक्षा समुदाय। आई थिंक मुझे जितना लग रहा है ये थिंकर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया होगा कि सामूहिक सुरक्षा की बात कौन करता है। जैसे मॉर्गेंथु सामूहिक सुरक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा समुदाय की बात जर्विस करते हैं, उस तरीके से और भी कई थिंकर है, तो वो आपको मैच करना था। सामूहिक विनाशक हथियार संधि के बारे में बताइए। जो WMD से रिलेटेड जो संधि है, अब पता नहीं क्या क्वेश्चन किस तरीके से पूछा था ये। भारत संविधान का आदर्श किसमें निहित है। भारतीय संविधान का जो आदर्श के बारे में है वो आई थिंक ये जो आपका प्रियम्बल है उसके अंदर उसका आदर्श बताया गया है। 51 से लेके 60 तक गद्यांश आए थे, यानी 2 पैराग्राफ आए थे। पैराग्राफ को करने की जो टेक्निक है, पैराग्राफ आप तभी कर पाओगे जब आपने वो कॉन्सेप्ट क्लियर किया है जिस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो पैराग्राफ आया था। ठीक है, वहाँ पे आप ये नहीं है कि उसमें से आप छांटोगे और छांट के आप टिक लगा दो। ठीक है, और जैसा कि बोला गया है 60 से 90 तक असर्शन और रीजन के क्वेश्चन आए थे। टोटल क्वेश्चन 100 थे। तो असर्शन और रीजन के इतने क्वेश्चन 30 क्वेश्चन अगर पेपर में आए हैं तो डेफिनेटली इससे क्या है स्तर उठेगा, लेवल क्या है UGC नेट का उठेगा और अच्छी क्वालिटी के नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हमारे सामने आएंगे। सॉरी। तो ये था पूरा जो क्वेश्चन पेपर मुझे मिल पाया, और सुभाष जो ये गढ़वाल है, गढ़वाल से हैं, इनका मैं बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने इस तरीके से हमारे सामने ये क्वेश्चन पेपर रखा। आगे की रणनीति की बात मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करूँगा कि क्या रणनीति रहेगी। और दोस्तों, अनअकैडमी की तरह क्वालिटी एंड फैक्ट की भी अपनी एप्लीकेशन आ रही है, और आपको पूरा का पूरा कोर्स अनअकैडमी की तरह क्वालिटी एंड फैक्ट्स पर जल्दी ही मिलने वाला है। तो आप लोगों की अगर कोई भी प्रॉब्लम रही थी अभी तक, उसको भी उसमें मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और एक क्वालिटेटिव आपके सामने मटेरियल लाने की कोशिश करूंगा। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड। आई होप ये कट ऑफ इस बार की मुझे तो लगता है सेम लास्ट ईयर की तरह रहेगी, क्योंकि जो इसका लेवल है वो क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल लास्ट ईयर की तरह है। वैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि मॉडरेट है, कुछ लोग बोल रहे हैं इजी है। ऐसा नहीं है, जो क्वेश्चन इजी लगता है उसमें गलतियों की संभावना ज़्यादा रहती है। तो कट ऑफ की आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपने पेपर दे दिया है, आपका रिजल्ट भी अच्छा ही रहेगा। ठीक है, और अगर रिजल्ट की मैं बात करूं तो रिजल्ट तो अभी देखिए 13 नवंबर को लास्ट पेपर है, तो 25 नवंबर से पहले तो किसी भी हाल में रिजल्ट नहीं आएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।